हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स स्टडी क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट कॉमर्स दिसंबर 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूनिट 1, जो कि आप लोग का बिजनेस इन्वॉल्वमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस है। तो इसका हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो इसी तरीके से हम लोग यूनिट वाइज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फटाफट से चलते हैं देखने कि किस तरीके के सवाल जो है दिसंबर 2023 में बिजनेस इन्वॉल्वमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस से देखे गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन डोमेस्टिक एंड एमएनसी। तो सब्सटीट्यूशन का कौन कौन सा कारण है प्यारे बच्चों, इसके बारे में यहाँ से सवाल पूछा गया है कि डोमेस्टिक और एमएनसी गुड्स के बीच में क्यों सब्सटीट्यूट्स हुए हैं, क्यों सब्सटीट्यूशंस देखे गए हैं, तो इसके क्या क्या मुख्य कारण हैं। तो सबसे पहले इंक्रीज नॉलेज ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट। तो जी हाँ दोस्तों, ये आज का मार्केट सिनेरियो कुछ ऐसा हो गया है कि हमें बाहर के प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही आसानी से जानकारी मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं पहला कारण बिल्कुल सही बात है कि इंक्रीज नॉलेज ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट ड्यू टू इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। दूसरा है कि आज के टाइम पे एडवर्टाइजमेंट का कैंपिंग बहुत तेजी से बढ़ चुका है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट बहुत तेजी से लोग करने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक इसका कारण है। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कैंपिंग तो बहुत तेजी से होने लगा है, बट यहाँ पे लिखा है नो नीड। तो भैया अगर एडवर्टाइजमेंट कैंपिंग नहीं करोगे तो लोगों को कैसे आप जागरूक करोगे? इट मीन्स कि बी ऑप्शन गलत हो गया। अगर यहाँ पे लिखता कि एडवर्टाइजमेंट कैंपिंग कंडक्ट करवाया जाता है तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सही हो जाता है, बट यहाँ पे इन्होंने नो नीड को जोड़ दिया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हैविंग फॉलन वेरी लो लेवल। सही बात है कि आज के समय पे आप लोग देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है इकोनॉमिक हो चुका है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कमी आ गई है पहले के मुकाबले। तो अब जो है बाहर से सामान मंगवाना इतना महंगा नहीं रह गया है। उसके बाद रेस्ट्रिक्टेड इंटरनेशनल ट्रैवल, जी नहीं, अब कोई रेस्ट्रिक्शन ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट आर कंसिस्टेंट एट द ग्लोबल लेवल, जी नहीं, टेस्ट जो है वो डायनामिक बन चुका है ग्लोबल लेवल पे। तो इट मीन्स जो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर है वो ए एंड सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम लोग दूसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे। दूसरा सवाल क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द ट्राइलेमा ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। तो ट्राइलेमा मतलब यहाँ पे तीन, ट्राइलेमा का मतलब क्या होता है, थ्री। तो क्या पूछा है, कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंस का इसमें से कौन से तीन ऐसे कारण है, ट्राइलेमा है, जो कि एक साथ लेके गवर्नमेंट जो है चलता है। ठीक है ना, कौन से तीन ऐसे ट्राइलेमा है। तो ट्राइलेमा इंटरनेशनल फाइनेंस की अगर हम लोग बात कर ले प्यारे बच्चों, तो तीन चीज़ होते हैं। एक होता है फिक्स एक्सचेंज रेट, ठीक है ना, क्या, फिक्स एक्सचेंज रेट। दूसरा हम लोग बात करेंगे, दूसरा अगर हम लोग बात करें तो इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये तीन चीज़ कहीं ना कहीं जो है ये ट्रायलेमा होता है। अब जरूरी नहीं कि तीनों चीज़ एक ही साथ हो साइमल्टेनियसली, हो सकता है 1 और 2 का कॉम्बिनेशन हो सकता है 2 और 3 का कॉम्बिनेशन हो सकता है 1 और 3 का कॉम्बिनेशन हो, या हो सकता है तीनों का ही एक साथ कॉम्बिनेशन हो। तो इस हिसाब से जो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर बन जाता है दैट इज फिक्स एक्सचेंज रेट, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी एंड फ्री मोबिलिटी। इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डैश एज डिफाइंड अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी implemented by Director General of Foreign Trade has the main aim to mentor new and potential exporter on the interests of foreign trade, though through counseling, training and outreach program so that they can get into the international trade। बोला गया बच्चे कि कौन सा ऐसा स्कीम है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने इम्प्लीमेंट किया, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि मेंटर करना
और पोटेंशियल एक्सपर्ट को बढ़ावा देना, फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देना, उसमें काउंसलिंग करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और आउटरीच प्रोग्राम्स को भी प्रोवाइड करना। तो ऐसा कौन सा स्कीम था? तो आप लोग भी अगर जानते हो आंसर को आप जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चे निर्यात बंधु स्कीम, निर्यात बंधु स्कीम। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। अच्छा, निर्यात बंधु स्कीम के बारे में अगर हम लोग कुछ बात करें, निर्यात बंधु स्कीम, देखिए निर्यात बंधु स्कीम जो है 13 अक्टूबर 2011 में आया था, ठीक है ना। इन्होंने फ्री ट्रेड काउंसलिंग, ट्रेनिंग एंड आउटरीच प्रोग्राम जो है ये प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, साफ्टा। साफ्टा का फुल फॉर्म क्या है ये पूछा जाता है एग्जाम में। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया या साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब आया था सर? 1 जनवरी 2006 को आया था, 1 जनवरी 2006 को आया था। अच्छा, इसके मेंबर्स कौन कौन है? कहीं ना कहीं क्या पूछा गया है देखा जाएगा, क्वेश्चन पढ़ लें हम लोग। साफ्टा categorize member nation as a non-least development contract state and least development contract state. Identify the NLDS state from the following. पूछा गया है कि साफ्टा के मेंबर्स को 2 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक नॉन लीस्ट डेवलप कंट्री कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, दूसरा लीस्ट डेवलपिंग कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। पूछा गया इसमें से NLDSC मतलब नॉन लीज डेवलप कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स कौन से हैं? तो इससे पहले बेटा मैं आप लोग को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ये भी पूछ लिया जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ या आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया के कौन से कंट्री मेंबर नहीं है। तो हम लोग ये जान लें कि कौन कौन मेंबर है। तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान मेंबर है, बांग्लादेश मेंबर है इसका, ठीक है, बांग्लादेश मेंबर है इसका। उसके बाद भूटान इसका मेंबर है, जी हाँ भूटान इसका मेंबर है। फिर इंडिया इसका मेंबर है, ध्यान रहे इंडिया इसका मेंबर है। मॉलडीव्स, मॉलडीव्स भी इसका मेंबर है, ठीक है। नेपाल, पाकिस्तान, ये सब इसके मेंबर है, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका, ये सब इनके मेंबर्स है। तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है। अब यहाँ पे पूछा गया है नॉन लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री। तो देखिए इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका को, किसको? इंडिया को, पाकिस्तान को और श्रीलंका को, इसको नॉन लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री के कैटेगरी में रखा गया है। बाकी सबको लीस्ट डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में रखा गया है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमें चॉइस करना है कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो हो जाएगा देख लेंगे आप लोग, श्रीलंका आएगा, बिल्कुल आएगा सर। सर इंडिया भी तो आएगा, बिल्कुल आएगा बच्चे। और पाकिस्तान मतलब BDE या EDB, ये ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इट इज आर्ग्यूड दैट ए लोकेशन इन क्वेश्चन अट्रैक्ट FDI। बोला गया कि FDI में ये कहा गया कि लोकेशन भी बहुत बड़ा मायने रखता है, बहुत बड़ा मैटर करता है, बिकॉज इट कंबाइन द यूनिक एडवांटेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो अगर लोकेशन अच्छा हो तो ये किन किन चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, ये सवाल पूछा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? अगर आप लोग को पता है तो आप लोग भी कमेंट ज़रूर करिए। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर सही जगह पे लोकेशन है तो इंटरनेशनलाइजेशन होने में समय नहीं लगेगा, इंटरनेशनलाइजेशन का एडवांटेज हमें मिलेगा। बिल्कुल सही जवाब है सर, इंटरनेशनलाइजेशन का हमें एडवांटेज मिलेगा। दूसरा जो है हमें किसका एडवांटेज और मिल सकता है? देखिए नॉलेज एडवांटेज आप लोगों को मिलेगा। जरूरी नहीं कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं कह सकते हम कि लोकेशन के वजह से ही हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज होगा, ये कोई संभव नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट के एफिशिएंसी से, इफेक्टिवनेस से हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं और एक प्रॉपर लोकेशन पे होने से हमारे पास नॉलेज क्या हो जाता है, प्रॉपर टाइम पे मिल जाते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर टाइम पे अप्रोप्रिएट नॉलेज हमारे पास मिल जाते हैं। और उसके बाद क्या है, उसके बाद कहीं ना कहीं बात ये सही है कि लोकेशन एडवांटेज, कि एक सही लोकेशन पे रहने का उसका तो एक अलग से एडवांटेज मिलता ही है, ठीक है ना। ओनरशिप एडवांटेज से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, यानी कि 3 चीज़ एडवांटेज मिलेगा, यानी इंटरनेशनल
इंटरनेशनलाइजेशन का एडवांटेज, नॉलेज का एडवांटेज, लोकेशन का एडवांटेज। तो इंटरनेशनलाइजेशन का एडवांटेज, नॉलेज का, लोकेशन का। तो ए सी ई, ये देखिए ए सी कहाँ पे है, ये देखिए ई ए सी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से समझ में आ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि हम यहाँ पे डिटेल में आप लोगों को डिस्कस भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए सिक्वेंशियली अरेंज द फॉलोइंग इम्पैक्ट ऑफ द इवॉल्विंग ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम ऑन द इकोनॉमिक्स। तो ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम ऑन द इकोनॉमिक्स में इसका जो इम्पैक्ट है उसका सही क्रम में हम लोगों को अरेंज करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले देखिए क्या हो जाएगा कि ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम से एक वर्ल्ड ट्रेड लिमिट कैपिटल फ्लो होगा, सही बात है। तो सी पहले आएगा, सर सी पहले आएगा, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद जब हमारे पास कैपिटल का फ्लो होगा तो कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शनलिज्म एंड नेशनलिज्म की बात हो जाएगी, ठीक है। तो सी ए हो गया। फिर उसके बाद जब आपके पास कैपिटल का फ्लो हो जाएगा, प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम अपने बिजनेस को क्या करेंगे बच्चे, कहीं ना कहीं हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे, ओपन इकोनॉमी हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। तो सी ए डी हो गया। अब उसके बाद देखिए सी ए डी, अब बी और ई में है कौन सा पहले आएगा, बी और ई में कौन सा पहले आएगा। तो देखिए बी कह रहा है कैपिटल फ्लो ड्राइविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इंक्रीजिंगली ओपन एंड इमर्जिंग नेशंस ओपन स्लोली, ठीक है ना। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इंक्रीजिंग ओपन एंड इमर्जिंग नेशंस ओपन स्लोली, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब इंडस्ट्री हो जाए, इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा तो ही कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी में डेवलपमेंट देखा जाएगा। तो सी ए डी ई बी, तो सही ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, सी ए डी ई बी। इट मीन्स आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड आप लोग का करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए कंट्री करेंसी इज एक्सेप्टेड एज ए रिजर्व करेंसी द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट में अराइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। तो क्या कहा गया है बच्चे कि जब किसी कंट्री के करेंसी को हम लोग एक रिजर्व करेंसी मान लेंगे तो पोटेंशियल क्या कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है बिटवीन द फॉलोइंग पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। तो क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे अराइज होते हैं, इसके बारे में यहाँ पे सवाल पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी में। दूसरा कहीं ना कहीं एक्सटर्नल करेंसी की बात, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो ए सी, और उसके बाद जो ऑप्शन आप लोग का है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इनलैंड ट्रेड पॉलिसी। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इनलैंड ट्रेड पॉलिसी की बात तो नहीं होगी, घरेलू ट्रेड की तो बात नहीं हो रही यहाँ पे, बाहर, ठीक है ना। यहाँ पे बोला क्या गया है, विच कंट्री करेंसी इज एक्सेप्टेड व्हेन ए कंट्रीज करेंसी इज एक्सेप्टेड एज ए रिजर्व करेंसी। तो बोला गया है कि दी पोटेंशियल, तो क्या किस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट जो है पॉलिसीज के बीच में देखे जाते हैं। तो सबसे पहले डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सटर्नल करेंसी के पॉलिसी में होगी लड़ाई। डोमेस्टिक और एक्सटर्नल करेंसीज में क्या होगी, इनके पॉलिसीज मैच नहीं करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। और एक्सटर्नल करेंसी और डोमेस्टिक करेंसी में जब यहाँ इसके पॉलिसी में जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, कहीं ना कहीं हमारे फॉरेन ट्रेड को भी इससे भुगतना पड़ेगा इसका इम्पैक्ट। तो वही चीज़ है कि फॉरेन ट्रेड में भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव देखा जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए सी एंड डी। तो ए सी डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द एक्सपोर्टिंग फर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपोर्टिंग फर्म इज टर्म्ड एज राइडर वेयर द अदर फर्म विद एन एस्टेब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन द टारगेट कंट्री इज टर्म्ड एज कैरियर। तो क्या बोला गया है, द एक्सपोर्टिंग फर्म को हम लोग राइडर कह देंगे, ठीक है ना। व्हेन द अदर फर्म एस्टेब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन द टारगेट कंट्री इज टर्म्ड एज कैरियर, ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट कर रहा है राइडर, और जहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो राइडर हो गया। इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस फिनोमेना को बच्चे अगर आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे से तो इस फिनोमेना को बहुत ही आसान है, इसको पिगी बैकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पिगी बैकिंग कहते हैं। तो पिगी बैकिंग का मतलब क्या होता है, क्या आप लोगों को इसके बारे में पता है कि पिगी बैकिंग का मतलब क्या होता है। तो पिगी बैकिंग एक स्ट्रेटजी है, ठीक है ना। क्या है ये एक स्ट्रेटजी है। अब आपके दिमाग में आएगा सर कैसा स्ट्रेटजी है, तो इट इज़ एन स्ट्रेटजी ऑफ एंटरिंग, इट इज़ एन स्ट्रेटजी ऑफ एंटरिंग इन इंटरनेशनल मार्केट, इन इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है।
ये स्ट्रेटेजी है इंटरनेशनल मार्केट। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए यहाँ पे मैच द कॉलम आया है, और मैच द कॉलम कहीं ना कहीं पूछा गया है कि एफडीआई किस में कितना परसेंट अलाउ है, एफडीआई किस में कहाँ कौन से सेक्टर में एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोहिबिटेड है। तो सबसे पहले मैं अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बात बता दूं कि एफडीआई जो है वो प्रोहिबिट अभी भी कहाँ कहाँ पे है, प्रोहिबिशन, ठीक है ना। तो प्रोहिबिशन ऑफ एफडीआई, तो एफडीआई का प्रोहिबिशन देखिए बच्चे कहाँ पे है। सबसे पहले बिजनेस ऑफ चिट फंड, चिट फंड में क्या है, प्रोहिबिट है। उसके बाद निधि कंपनी या निधि बिजनेस, निधि कंपनी में एफडीआई क्या है, प्रोहिबिशन है निधि कंपनी में। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटी में भी आप नहीं कर सकते हो एफडीआई। एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन एक्टिविटी में, एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन एक्टिविटी में आप एफडीआई नहीं कर सकते। और किस में हो जाएगा प्यारे बच्चों, और हो जाएगा कि सर हम लोग रियल एस्टेट में भी एफडीआई नहीं मंजूरी किए हैं अभी तक, ठीक है ना, और ना ही ऐसा कोई उम्मीद है आगे करने का, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे एफडीआई कर दोगे तो पता चला कि बाहर के लोग भी यहाँ आके ज़मीन खरीद रहे हैं और यहाँ पे अपना क्या बना ले रहे हैं, घर बना ले रहे हैं। तो पता चला कि यहाँ के लोगों को फिर भगा दिया जाएगा, क्योंकि वही लोग हर जगह को खरीद के ऑक्युपाई कर लेंगे। तो इस वजह से फिर हम लोग क्या हो जाएंगे, फिर हम लोग पता चला कि गुलाम बन जाएंगे अंग्रेजों के। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे चीज़ों में इसीलिए प्रोहिबिशन है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। तो यहाँ पे प्रोहिबिशन है, तो इन सभी चीज़ों में प्रोहिबिशन है एफडीआई के, ठीक है। चलिए अब हम लोग मैच करते हैं। अब हम लोगों को मैच करने में क्या हो जाएगा, थोड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ट्रेडिंग ऑफ ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि सर जी ये तो प्रोहिबिट है ना। तो ए का टू, अब देखिए ऑप्शन में कहाँ पे मैच कर रहा है ए को टू, तो देखिए ए का टू देखिए एक ही में मैच कर रहा है। तो हमें एग्जाम में कोई ये नहीं दिखाना है कि देखो हमें तो सब कुछ आता है, हमें तो सब कुछ पता है। ऑप्शन एक कहीं पे कोई मैच कर गया तो आप वहाँ पे मार्क करिए, उसको आगे बढ़िए, ठीक है। तो एग्जाम में थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा आपको, आपको ये बिल्कुल नहीं दिखाना है कि देखो हमें तो सारे ऑप्शंस के बारे में डिटेल नॉलेज है, ठीक है। आपके पास डिटेल नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, बट स्टिल आपको कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों स्मार्ट वर्क करके ही अपने पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगर मैच करना चाहे तो देखिए मल्टी ब्रांडिंग रिटेल ट्रेडिंग, तो मल्टी ब्रांडिंग रिटेल ट्रेडिंग में 51% एफडीआई है। सैटेलाइट में हमारे 100% एफडीआई है। पेट्रोलियम एंड रिफाइनिंग में 49% एफडीआई है, पेट्रोलियम एंड रिफाइनिंग। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है प्यारे बच्चों आप लोगों के सामने, इन इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म Incoterms identify the one under which the delivery of goods to the named place of the destination discharge take place at the seller's expenses. Buyers assume the cargo insurance, import custom clearance, payment of custom duty, taxes and other cost and risk। तो ये चीज़ किस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोगों का कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 होगा, कैरेज पेड, ठीक है ना, कैरेज पेड टू। तो यहाँ पे बोला क्या है, सवाल एक बार और पढ़ लीजिए। इन इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म इनको टर्म्स आइडेंटिफाई द वन अंडर विच द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द नेम्ड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन टेक प्लेस एट द सेलर्स एक्सपेंसेस पे गुड्स आपका डिलीवर होगा। बायर को एज्यूम किया जाएगा द कार्गो, बायर क्या क्या एक्सपेंसेस पे करेगा, कार्गो का इंश्योरेंस देगा, इंपोर्ट कस्टम क्लियरेंस पे करेगा, पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, टैक्सेस एंड अदर कॉस्ट एंड रिस्क। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसलिए हो जाएगा कैरेज पेड टू, ठीक है। तो इंटरनेशनल बिजनेस का सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग राउंड फॉर मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन अंडर गैट डब्ल्यूटीओ इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्या पूछा गया है बच्चे, देखिए राउंड पूछा गया है, ठीक है ना। अरेंज द फॉलोइंग राउंड्स, देखिए राउंड्स पूछा गया है।
तो गैट के मीटिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं, गैट के मीटिंग्स को हम लोग राउंड कहते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि गैट जो है जनरली एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, जनरली एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड जो कि 1947 में साइन हुआ था, ठीक है। और तो मीटिंग, गैट के मीटिंग को राउंड कहा जाता है। फिर गैट जो है आप लोग का WTO बन गया। तो कब WTO बना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप लोग, 1995 में, ठीक है। और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मीटिंग को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का कन्वर्जन WTO में 1995 में 1995 में हो गया। इसका डेट याद रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। गैट कब साइन हुआ था, 1947 में। पूछा क्या है, इसको अरेंज करना है, जितने भी राउंड्स हुए हैं गैट के उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले कहाँ पे हुआ है और सबसे आखिरी में, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा, सबसे पहले जेनेवा में हुआ था, ठीक है, सबसे पहले जेनेवा में हुआ था। तो जेनेवा में कब हुआ था ये भी तो देख लें हम लोग। तो जेनेवा में सर हुआ था 1947 में। फिर उसके बाद कहाँ पे हुआ था, एनसी में हुआ था, जो कि फ्रांस में है। तो एनसी में कब हुआ था, 1949 में हुआ था। फिर तीसरा कहाँ हुआ था, टोरक्यू। कहाँ पे हुआ था बच्चे, टोरक्यू में हुआ था, टोरक्यू में हुआ था। कब हुआ था सर, 1950-51 में हुआ था, 1950 1950-51 में हुआ था। फिर अगेन जेनेवा में आ गए, ठीक है, जेनेवा में आ गए। कब हुआ था यहाँ पे, 1956 में हुआ था। फिर उसके बाद देखिए क्या हो गया, डिवीजन राउंड हो गया। ये कब हो गया, 61 में सर हो गया, ठीक है। डाइवन राउंड नॉट डिवीजन, डाइवन राउंड। फिर उसके बाद कैनेडी राउंड हुआ, कैनेडी राउंड हुआ। कैनेडी राउंड कब हुआ सर, 62-67 में हुआ। फिर उसके बाद सर टोक्यो राउंड हुआ। टोक्यो राउंड कब हुआ प्यारे बच्चों, सर टोक्यो राउंड 1973-79 में हुआ। बहुत बढ़िया भाई, आप लोगों को तो सब कुछ पता है अच्छे से। फिर उसके बाद ये तो सबको पता है, उरुग्वे राउंड टेबल, ठीक है ना, उरुग्वे राउंड। तो उरुग्वे राउंड कब हुआ था, 1986-1993 में हुआ था, 1986-1993 में। देन लास्ट उसके बाद आप लोग का जो हुआ था वो दोहा राउंड हुआ था। क्या हुआ था प्यारे बच्चों, दोहा राउंड। तो इस हिसाब से अगर हम लोग करेक्ट आंसर, करेक्ट अरेंजमेंट देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन वो आप लोग का, देखिए सबसे पहले यहाँ के हिसाब से अगर देखें, देखिए जेनेवा नहीं दिया है, तो जेनेवा के बाद कहाँ पे हुआ है, एनए। तो जो जहाँ पे ऑप्शन सी होगा वो आपका करेक्ट होगा। देखिए सी यहाँ पे मैच कर गया, तो ये ऑप्शन पहला ऑप्शन होगा। तो देखिए अगर आप लोग मैच करना चाहे तो एनए के बाद टोरक्यू, तो सी के बाद डी, टोरक्यू के बाद फिर जेनेवा। जेनेवा तो दिया नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद क्या, कहाँ पे डाइवन राउंड भी दे दिया है, कैनेडी दिया हुआ है, तो कैनेडी हो जाएगा। फिर कैनेडी के बाद टोक्यो, टोक्यो ई नंबर, टोक्यो। टोक्यो के बाद उरुग्वे राउंड, तो उरुग्वे राउंड नहीं दिया है, दोहा दिया है, तो बी हो जाएगा दोहा। ये हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, CDAEB, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये था आप लोगों का बिजनेस इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिसंबर 2023 का, जिसको कि मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आए प्यारे बच्चों तो वीडियो को ज़रूर से आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और बहुत अच्छे से आप अपने अपकमिंग UGC नेट एग्जाम का प्रिपरेशन ज़रूर करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।